14 अप्रैल को हर साल की तरह हजारों लाखों की संख्या में बसों में भर भर के, यहाँ तक कि जगह न मिलने पर ट्रेनों के ऊपर बैठकर मैंने लोगों को मध्य प्रदेश के महू, जो कि अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, आते देखा है। इतनी भीड़ तो मैंने कभी राजनेताओं और मंत्रियों की रैली में भी नहीं देखी। वहाँ तो पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है, पर यहाँ निस्वार्थ, बिना किसी प्रलोभन के लोग स्वेच्छा से आते हैं। क्यों? उस महात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने, जिसने उनकी हजारों सालों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, जबकि इस समय भारत के कई हिस्सों में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। फिर भी मैंने लोगों को इतनी गर्मी और धूप की परवाह किए बिना बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव कस्बों तक जुलूस, रैली के माध्यम से एवं मूर्ति व फोटो पर माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर अभिवादन करते देखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुछ किस्से कुछ कहानी के नए एपिसोड में। अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती, भारत के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता और पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्मदिन 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत तथा संपूर्ण विश्व के अम्बेडकरवादी बौद्धों द्वारा जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अम्बेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अम्बेडकर जी को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं, और ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अम्बेडकर जी की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे जी ने 14 अप्रैल 1928 को पुणे नगर में मनाई थी। रणपिसे जी अम्बेडकर जी के अनुयायी थे। उन्होंने ही अम्बेडकर जयंती की प्रथा शुरू की थी। बाबा साहब के जन्मदिन पर हर साल उनके अनुयायी उनके जन्म स्थल भीम जन्मभूमि डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू मध्य प्रदेश, बौद्ध धाम दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अम्बेडकर जी की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, जिनमें से प्रमुख डिग्रियां थी मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी और एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस, ग्रेग इन से बैरिस्टर एट लॉ। भारत में सिर्फ 6 ही लोग हुए हैं जिन्होंने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, डॉक्टर ऑफ साइंस, को पास किया है, जिसमें से 2 व्यक्ति दलित कम्युनिटी से आते हैं, जिसमें से पहले तो थे हमारे बाबा साहब और दूसरे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रतिष्ठित डॉक्टर ऑल साइंस की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मात्र 2 साल और 3 महीने में ही पूरी कर ली थी। उन्होंने इस डिग्री को, जो आम तौर पर 8 साल लेती है, को बहुत ही कम समय में अपनी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के माध्यम से 1923 में पूरा किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था। वे एक महान विद्वान थे, जिन्होंने मराठी, उनकी मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, संस्कृत, फारसी, फ्रेंच, जर्मन और गुजराती भाषाओं में निपुणता हासिल की थी। उन्होंने मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत, पाली और फारसी जैसी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया। कानून और राजनीति के अध्ययन के लिए उन्हें अंग्रेजी के अलावा जर्मन और फ्रेंच का भी अच्छा ज्ञान था। प्रशासनिक और सामाजिक भाषाओं के लिए भारतीय संदर्भ में मराठी, हिंदी और गुजराती का उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हैं। 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शहर में बनाई गई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। उनकी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पाठ्य पुस्तक है। दुनिया भर में किसी भी नेता के नाम पर सबसे अधिक गाने और किताबें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर ही लिखी गई है। दुनिया भर में बुद्ध की सभी प्रतिमाओं और चित्रों में बुद्ध की आंखें बंद है, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें बौद्ध अंतिम संस्कार यानी
परिनिर्वाण किया गया था। 1990 में अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक मित्र ने मुझसे पूछा कि संविधान निर्माण करने के लिए काफी सारी कमेटियों का निर्माण हुआ था, जिसमें काफी सारे सदस्य थे। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दुनिया के विशाल संविधान का श्रेय क्यों जाता है? मेरा उत्तर था, किसी भी संविधान निर्माण करने के लिए काफी सारी कमेटियों का निर्माण हुआ था, जिसमें काफी सारे सदस्य थे। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दुनिया के विशाल संविधान का श्रेय क्यों जाता है? मेरा उत्तर था, किसी भी संविधान के निर्माण के लिए बनी कमेटियों में ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण होती। ड्राफ्टिंग कमेटी ही सभी विचारों के आधार पर एक ऐसे विचार पर अमल करती है जो कि अंतिम रूप से संविधान में जोड़े जाने योग्य होता है। इसलिए संविधान निर्माण का पूरा भार ड्राफ्टिंग कमेटी पर ही होता है। भारत के संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। उनमें से अचानक एक की मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका जाकर रहने लगे और एक सदस्य ऐसे जो सरकारी कामकाज में काफी व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें अवकाश नहीं मिल पाता था। इनके अतिरिक्त 2 सदस्य ऐसे थे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसीलिए वो दिल्ली से बाहर ही रहते थे। इस प्रकार संविधान निर्मात्री समिति के 5 ऐसे सदस्य जो समिति के कार्यों में सहयोग नहीं दे पाए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिनके कंधे पर संविधान निर्माण का पूरा कार्यभार आ गया। जब संविधान बन गया तब एक प्रति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई। सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तारीफ करने लगे और बधाइयां दी गई। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं अस्वस्थ थे, फिर भी बड़ी लगन, मन व मेहनत से काम किया। वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। ऐसा संविधान शायद दूसरा कोई नहीं बना पाता। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आभारी रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लोग उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता और दलितों की आज़ादी के मसीहा के रूप में जानते हैं। उनके द्वारा किए गए वो अविस्मरणीय कार्य जो दलितों के लिए नहीं अपितु सबके लिए थे। सरदार पटेल के तीव्र विरोध के बावजूद उन्होंने महिलाओं सहित सभी को वोट का संवैधानिक अधिकार दिलाया। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिलवाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था भी उन्होंने ही की थी। 12-12 घंटे काम करने की अवधि को घटाकर 8 घंटे किए। इसी कड़ी में हफ्ते में 1 दिन के जरूरी अवकाश की व्यवस्था भी की। ट्रेड यूनियन को सरकारी मान्यता दिलवाई ताकि वो कानूनन अपनी मांग उठा सके। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की व्यवस्था की ताकि सरकार के किसी विभाग के बंद होने पर कर्मचारियों को नौकरियों से न निकाला जाए। कामगार वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बीमा स्कीम लागू की। हर 5 साल में वित्त आयोग की व्यवस्था की। 1925 में अपनी पीएचडी की थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन को हिल्टन यंग कमीशन से साझा किया और भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना करवाई। एक न्यूनतम वेतनमान की व्यवस्था की। उद्योग और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सस्ती व प्रचुर मात्रा में बिजली की जरूरत की सिफारिश की और बिजली विभाग निगम और ग्रिड की स्थापना सुनिश्चित की। भारतीय सांख्यिकीय एक्ट बनाया जो देश में महंगाई उन्मूलन, मजदूरी, आय, लोन, बेरोजगारी आदि संबंधित योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े मुहैया करवाता है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मजदूर विकास कोष की स्थापना की। देश के विकास में तकनीक और कुशल कामगार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग और स्किल्ड वर्कर के लिए स्कीम बनाई। बिजली के साथ सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, इसकी देखरेख के लिए उन्होंने 2 तकनीकी संगठन की व्यवस्था की जो आज सेंट्रल वाटर कमीशन एवं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नाम से जाने जाते हैं। बिजली एवं सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट बनाए जिनमें दामोदर वैली, भाखड़ा नांगल, सोन रिवर वैली, हीराकुंड प्रोजेक्ट प्रमुख है। हर 6 महीने में महंगाई भत्ते की व्यवस्था उन्हीं की देन है। कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। कानूनन हड़ताल करने का हक दिलवाया ताकि अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध प्रकट किया जा सके। कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन की कानूनन व्यवस्था की। अब थोड़ी कड़वी बात भी कर लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर साल मनाई जाती है। बरसों से मनाते आ रहे हैं, पर जो उनका मूल उद्देश्य था क्या हम उसे पूरा कर पाए? जवाब है नहीं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनका कहने का मतलब था आज भी कितने प्रतिशत लोग जो दबे कुचले हैं अपने हक अधिकार जानते हैं, जिन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है। मैंने देखा है जो लोग पुरुष महिलाएं बाबा साहब की रैलियों में इकट्ठा होते हैं उनमें से केवल 5 से 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें मानवाधिकार और संविधान के बारे में पता होता है, संविधान की धाराओं के बारे में पता होता है। बाकी सब भीड़ के रूप में चले आते हैं और इनका फायदा
इनका फ़ायदा उठाते हैं उनके ही समाज के लोग जो राजनीति से जुड़े होते हैं, भोले भाले लोगों के पीछे अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए आप सबके लिए एक टास्क है, आप सभी कल से ही संविधान और मानवाधिकार पढ़ना शुरू कीजिए। रोज संविधान की एक धारा पढ़िए। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ूंगा ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़े। अभी मुझे भी कुछ धाराओं के बारे में ही पता है। अगर आप पढ़ने के बाद भी अच्छे से समझ नहीं पाते तो अपने ही परिवार में या आसपास में कोई ना कोई वकील, पुलिस, लॉ स्टूडेंट या टीचर्स होंगे जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या उदाहरण देकर समझा सकते हैं। आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। ये टास्क बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए है। इस टास्क को 6 दिसंबर यानी कि बाबा साहब की पुण्यतिथि तक पूरा करना है। देखते हैं कितने लोग इसे पूरा कर पाते हैं, टास्क को सीरियसली लेते हैं। जो भी इस टास्क को चैलेंज की तरह लेते हैं मुझे कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।